Good morning, sir. Very Good good morning, morning. sir. Good morning all of you. कितने दिन से क्लास हो रही है? 3 दिन से। देखो कल भी लाइट नहीं आई, सैटरडे को भी लाइट नहीं आई, बीच में आ गया संडे, और हमारी क्लास तो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है साइंस का, तुम्हारा 10th का। और क्लास तो हो जाती है ना, इसमें ज्यादा नुकसान है क्योंकि सबसे लास्ट तो नहीं कह सकते, सेकंड लास्ट क्लास है, लेकिन फिर भी तकलीफ हो ही जाती है, कहीं ना कहीं बीच में कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो देखो अगर मैं क्लास की बात करूं, इससे पहले वाले वीडियो या इससे पहले वाली क्लास की बात करें तो हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कि जो लोअर कैटेगरी की मेटल होती है, निम्न क्रियाशील धातुओं को कैसे पृथक किया जाता है। तो उसमें हमने एक ही तरीका लगाया था, कौन सा? भर्जन वाला तरीका होता है कि जो भी धातु है वो सल्फर के साथ जुड़ी होती है, सल्फाइड का अयस्क होता है, उसको क्या किया जाता है? भर्जन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। वायु की उपस्थिति में गर्म कर लो तो हमें धात्विक ऑक्साइड मिल जाएगा, जिसका अपचयन करके हम धातु को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है ना, आज की जो क्लास रहेगी वो किसकी क्लास है? वो क्लास है मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो चार्ट बनवाया था मैंने, निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण हमने किया था भर्जन विधि से। मध्यम क्रियाशील धातुओं के लिए 2 तरीके लगाने पड़ेंगे में, 2 तरीके, एक तो भर्जन और दूसरा एक भर्जन निस्तारण, और एक और बच रहा है जिसके अंदर हमने उच्च क्रियाशील धातुओं का अपघटन करना है, वो तो हम विद्युत के द्वारा करेंगे, लेकिन ये इसको पूरा करता है मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। एक बार मैं हल्का सा चार्ट वापस बना देता हूं सिर्फ मध्यम क्रियाशील के लिए, ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। मध्यम क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु, ठीक है। अगर आपके इनके अयस्कों को अलग करना है तो मध्यम क्रियाशील धातु कैसे मिलेगी? या तो सल्फाइड अयस्क की फॉर्म में, सल्फाइड अयस्क की फॉर्म में मिलेगी, या फिर मिलेगी आपको कार्बोनेट अयस्क के रूप में। कार्बोनेट, ये तो सब पढ़ा हुआ है ना जो मध्यम क्रियाशील अगर आप इनको नीचे से निकालते हो, या तो सल्फाइड के साथ जुड़ी हुई है, मतलब सल्फर के साथ जुड़ी हुई है, या फिर CO3 के साथ जुड़ी हुई है। अगर सल्फाइड अयस्क वाली धातु को अलग करना है तो कौन सा मेथड? भर्जन, ठीक है। कार्बोनेट अयस्क के लिए कौन सा मेथड? विस्तार। कौन सा मेथड हो गया? निस्तारण। निस्तारण। दूसरे में आवाज बंद करो। एक में भर्जन, दूसरे में निस्तारण। फिर यहाँ पर क्या बनेगा? दोनों के अंदर ही सेम पोजीशन होगी, मतलब धातु का ऑक्साइड बनेगा। धातु का क्या बनेगा? ऑक्साइड। ऑक्साइड बनने के बाद फिर क्या किया जाएगा? अपचयन। आवाज कौन कर रहा है? लक्की जाट। लक्की कर रहा है ये? यस सर, लक्की लक्की क्लास से डिस्कनेक्ट करवाएंगे आपको? नो सर, दो में चल रही है। आपको होश नहीं बिल्कुल, आप 10th क्लास में आप ऐसे कर रहे हो। 2 मिनट लगेंगे, मैं अभी रिमूव करवा देता हूं, कल से आपका लिंक ही नहीं मिलेगा आपको स्कूल का। देखो, एक तो भर्जन वाला मेथड है और एक कौन सा मेथड है? निस्तारण वाला मेथड है। इसमें सल्फाइड अयस्क को और इसमें कौन सा अयस्क किया जाता है? कार्बोनेट अयस्क को। जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनेगा? धातु का ऑक्साइड। और धातु के ऑक्साइड का क्या किया जाता है? अपचयन। अपचयन का मतलब सीधी सी बात है, ऑक्सीजन का हटना। क्या होता है? अपचयन। जो धातु का ऑक्साइड है ना, उसमें ऑक्सीजन क्या हो जाती है? हट जाती है। जैसे धातु के ऑक्सीजन से धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटेगी, तब हमें यहाँ पर मिल जाएगी शुद्ध धातु। क्या मिल जाएगी हमें यहाँ पर? शुद्ध धातु। अब हमें ये तरीका लगाना है, ये तरीका समझना है रिएक्शन के साथ। अब जो मध्यम क्रियाशील धातु है, सबसे पहले तो उनके एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए। कौन कौन सी धातुओं को आप इन तरीकों से अलग कर सकते हो? एक तो है जिंक, कॉपर, Fe और Pb। जिंक, कॉपर, Fe और
पीबी, यानी कि जिंक यानी कि जस्ता, तांबा, लोहा, और पीबी क्या होता है? शीशा। ये धातु मध्यम क्रियाशील है, इनको हम भरजन और कार्बोनेट भरजन और निस्तारण विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। ठीक है, पहले देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं जिसमें दोनों मेथड लगाता हूं। यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं ओनली जिंक का। एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो जेड है जिंक। जिंक का हिंदी में क्या नाम होता है? जस्ता। ठीक है, जिंक का एग्जांपल है। तो जिंक अगर आप नीचे से निकाल रहे हो, मान लो आपको आप बोलोगे सर हमें जिंक चाहिए, अगर आप जिंक नीचे से निकाल रहे हो तो जिंक ऐसे तो मिलेगी नहीं, जिंक के अंदर अशुद्धियां होती है। जिंक में अशुद्धि किसकी होगी? या तो सल्फर की या फिर कार्बोनेट की। ठीक है, कार्बोनेट। दोनों के दोनों क्या है? अयस्क है ना। या तो जिंक किसका अयस्क है? सल्फाइड का। या फिर जिंक किसका अयस्क है? कार्बोनेट का। तो पहले बात करें सल्फाइड अयस्क के तौर पर। सल्फाइड अयस्क के रूप में, मतलब आपको जिंक को किस रूप में देखना है? सल्फाइड के साथ, मतलब ZnS। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? ZnS। जिंक कौन से रूप में है? सल्फाइड अयस्क के रूप में। मतलब जिंक के साथ कौन जुड़ा हुआ है? सल्फर जुड़ा हुआ है। अगर जिंक को, ये जो ZnS है और जिंक सल्फाइड से आप इस सल्फर को हटाना चाहते हो तो कौन सा तरीका लगाओगे? भरजन। और भरजन विधि किसे कहते हैं? बताओ तो क्या भरजन विधि किसे कहते हैं? लक्की ऑक्सीजन की बता। उपस्थिति में नहीं लक्की को। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को गर्म करना। भरजन विधि बोलो, अब बोलो, वापस बोलो, कोई भी बोलो। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को गर्म करना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फर अयस्क को गर्म करना, जिससे हमें क्या मिलेगा? धात्विक ऑक्साइड। वो भर्जन होता है। तो भर्जन लगाना में, तो ये जिंक सल्फाइड है ना, धात्विक सल्फाइड है ये। अब इसको गर्म करोगे आप किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये लो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर दिया? गर्म कर दिया। तीर के निशान के ऊपर क्या लिख दोगे? भर्जन। तो सब समझता है, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि भर्जन वाला मेथड लगाया गया है। जिंक का जो सल्फाइड अयस्क है ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके हटाया जा रहा है। तो क्या क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पर बन जाएगा ZnO+SO2। मैंने क्या कहा था? अगर आप भरजन विधि लगाते हो ना तो जिंक सल्फाइड किस में चेंज हो जाती है? जिंक ऑक्साइड में। मतलब धात्विक सल्फाइड धात्विक ऑक्साइड में चेंज हो जाती है। तो ये जिंक ऑक्साइड है, ये मिल गया। लेकिन धातु तो हमें अभी भी प्राप्त नहीं हो रही। शुद्ध धातु प्राप्त हो गई क्या? पहले भरजन, नहीं सर। धातु का ऑक्साइड, ये देखो ये मिल गया धातु का ऑक्साइड। ठीक है, धातु का ऑक्साइड मिल गया। अब इसका क्या होगा? अपचयन। फिर जाकर क्या मिलेगी? शुद्ध धातु। तो ये भर्जन वाला मेथड लगा दिया। रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करो। यहाँ पर O, यहाँ पर 2 3 है ना, तो इधर क्या लगाओगे? 2 करोगे। यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। यहाँ पर भी फिर 2 होगा। 2 दूनी 4, 4 और 2 6, यहाँ पर 3 आएगा। सॉरी, ये लो, ये रिएक्शन को क्या कर दिया? बैलेंस। बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? अब क्या करूँ आगे? अपचयन। ZnO का अपचयन। हाँ, ZnO का अपचयन। ZnO मिल गया ना, यहाँ पर देख लिया करो, भर्जन तो कर ही दिया। धातु का ऑक्साइड मिल ही गया, ये रहा धातु का ऑक्साइड। अब क्या होगा? अपचयन होगा। और फिट हो गया वापस। खतरनाक वाला बेल्ट लेके तैयार है। अब बोलूंगा तेल लगा कर तैयार है ना, मम्मी को देना। ये आप लोग बैठते कहाँ पर क्लास लेते वक्त? देखो हो गया ना इतना काम। ZnO जिंक ऑक्साइड मिल गया। अपचयन करना है। अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन निकालना है, क्योंकि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था ऑक्सीकरण अपचयन, यानी कि ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? अपचयन। तो ZnO से ऑक्सीजन निकालना है तो इसकी अभिक्रिया करवानी पड़ेगी कार्बन से। तो ये लो, इधर जिंक प्लस कार्बन किसके साथ चला गया? C के साथ, CO। ये मिल गया हमें बिल्कुल प्योर जिंक मिल गया ना, शुद्ध जिंक। यही तो हम चाह रहे थे। अब ये वाला पैंतरा लगाया मैंने अभी तक, ये वाला, इधर तो मैं गया ही नहीं।
अभी तक कार्बोनेट का मैंने छोड़ा ही नहीं, सॉरी कार्बोनेट का तो अभी तक मैंने बताया ही नहीं। मैंने तो कौन सा ले रखा है, सल्फाइड अयस्क का एग्जांपल ले रखा है। सल्फाइड की जगह फिर मैं कौन सा लूंगा, कार्बोनेट अयस्क, लेकिन तरीका यही है, बस सल्फर की जगह CO3 आ जाएगा, बाकी और कुछ भी नहीं इसके अंदर। देखो सबसे पहले क्या किया, ये जिंक सल्फाइड है, ये हमें कुदरत से मिलता है, नीचे से मिलता है, हमने इसमें कोई मेहनत नहीं की। ये जिंक सल्फाइड है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस एस को हटा रहे हैं, हमें इस सल्फर को निकालना है, हमें शुद्ध जिंक चाहिए इसकी भांति। तो जैसे ही क्या, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना पड़ेगा, और इस विधि को क्या बोल देते हैं, भर्जन बोल देते हैं। ये मेथड कौन सा हो गया, भर्जन। जैसे ही ZnS प्रेजेंस ऑफ O2 आप हीट करोगे तो वहां से क्या होगा, सल्फर अलग हो जाएगा, किसके साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या बन गया, ZnO। भर्जन विधि के बाद बन जाता है धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड। जिंक धातु है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, धातु का ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड, और इसका नाम आगे से बोल सकते हो धात्विक ऑक्साइड। तो ये हो गया जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट फेज में क्या करोगे, जो धात्विक ऑक्साइड है ना उसका करोगे अपचयन। धात्विक ऑक्साइड का क्या होना चाहिए यहाँ पे, अपचयन। तो धात्विक ऑक्साइड का यहाँ पे मैं लिख देता हूं, धात्विक ऑक्साइड का क्या किया जा रहा है, अपचयन किया जा रहा है। और अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन निकालना है। तो ये याद रखो गया, इससे पहले मैंने निम्न क्रियाशील धातुओं को बताया था ना, तो वहां पर डायरेक्टली इसको गर्म किया था, उसमें कार्बन ऐड नहीं किया था, यहाँ पर कार्बन ऐड करना आपको। इतना तो हम याद रख ही सकते हैं ना, इतने तो माइंड में चीजें रही सकती है हमारे। सी, ठीक है। जैसे ही ZnO की अभिक्रिया कार्बन से करवाओगे, ऑक्सीजन निकल जाएगी, किसके साथ चली गई, कार्बन के साथ, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन, और हमें मिल गई बिल्कुल शुद्ध धातु। आ गया समझ में, यस सर। ओके। अब क्या करना है, ये वाला पैंतरा लगाओ, कार्बोनेट अयस्क को शुद्ध करना है, कार्बोनेट अयस्क को क्या करना है, शुद्ध करना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पॉइंट नंबर 2, कार्बोनेट अयस्क के रूप में, कार्बोनेट अयस्क के रूप में हमें धातु चाहिए शुद्ध। कार्बोनेट अयस्क से, सॉरी कार्बोनेट अयस्क से हमें शुद्ध धातु चाहिए, ये भी सल्फाइड अयस्क से आएगा, सल्फाइड अयस्क से शुद्ध धातु, कार्बोनेट अयस्क से शुद्ध धातु। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर कार्बोनेट अयस्क डालोगे, वो भी धातु के साथ, कार्बोनेट अयस्क डालोगे वो भी धातु के साथ। ये सल्फाइड अयस्क था, वो भी जिंक धातु के साथ। तो आपको जिंक धातु के साथ कार्बोनेट अयस्क डालना है। तो जिंक की रिएक्शन किससे, और मतलब जिंक के साथ क्या ऐड करना है, CO3, जिंक के साथ CO3। तो क्या बन गया, ZnCO3, क्या नाम हो गया, जिंक कार्बोनेट। ये जिंक सल्फाइड था, इसका क्या नाम हो गया, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। अब जो जिंक कार्बोनेट, हाँ जिंक कार्बोनेट, उसमें से हमें जिंक तो अलग चाहिए और कार्बोनेट को अलग कर दो, हमें शुद्ध धातु चाहिए। तो मेथड लगाओ कौन सा, निस्तारण। सेम मेथड है, वो का वही मेथड है जो भर्जन वाला था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर धातु सल्फर के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ पर धातु किसके साथ जुड़ी हुई है, कार्बोनेट के साथ, बाकी और कोई चेंज नहीं है। सल्फर के साथ जुड़ने वाली धातुओं को अलग करते हैं तो भर्जन नाम बोल देते हैं, कार्बोनेट के साथ जुड़ी धातुओं को अलग करते हैं तो क्या नाम बोल देते हैं, निस्तारण। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करोगे, ये लो, ये गर्म करने का चिन्ह ऊपर लिख दिया हमने, निस्तारण, लिख दिया निस्तारण। वही क्या बनेगा, ZnO प्लस SO2, ZnO प्लस SO2। बैलेंस नहीं है रिएक्शन, तो बैलेंस कर दो। SO2 कैसे है वहां पे, ना ओके 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 ओके, CO2, सॉरी ऊपर देख लिया, ठीक है। ZnO प्लस CO2, ठीक है। अब इसको बैलेंस करो, बैलेंस करने का मतलब है इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 2, 3 और 2 5। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो 2 लगाओगे यहाँ पे, यहाँ पर 3 लगाओगे आप, तो कितने हो गए, 3 दूनी 6, नहीं 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 नहीं, नहीं। एक मिनट रुको, करो बैलेंस करो।
तुम भी करो मेरे साथ, तुमने भी तो पढ़ा है ना बैलेंस करना, तो नई बात थोड़ी है। ZnCO3 की रिएक्शन की ऑक्सीजन से, तो ZnO और CO2 बन गया। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस, अगर कोई रिएक्शन आपसे फटाफट बैलेंस नहीं होती तो ये टेट्राइल मेथड हमारे पास में। देखो जिंक इधर कितना है, 1, जिंक इधर 1, जिंक बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन इधर 1, कार्बन इधर 1, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इधर ऑक्सीजन 3 और 2 5, इधर 2 और 1 3, तो इधर ऑक्सीजन 5, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखो 3 दूनी 6 और 1 7, 2 दूनी 4। हाँ, तो यहाँ पर तो लगाओ 1 3 और यहाँ पर भी लगाओ 3, CO3, तो 3 कार्बन हो गए ना, इधर भी 3 और यहाँ पर भी 3। देखो देखिए एक बार बैलेंस है क्या, देखो हुई। जिंक 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 3 3 3 3 ZnO, जिंक तो बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस है, 3 3 9 9 15, इधर कितना हो गया 3 2 6 9 ना, नहीं नहीं 1 मिनट रुको, कहीं कुछ तो गड़बड़ है, रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही। इसका मतलब बैलेंस नहीं होने का मतलब है कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। तो दिक्कत क्या आ रही है, देखो एक बार वापस आओ, एक बार वापस तरीके से उठाओ। हमें क्या लेना है, कार्बोनेट अयस्क, और कार्बोनेट अयस्क किसका, हमने धातु कौन सी सिलेक्ट कर रखी है, जिंक, तो ZnCO3, ZnCO3, ठीक है। इसको O2 की प्रेजेंस में क्या कर रहे हो, गर्म निस्तारण, ओके। प्रॉब्लम पता लग गई, मैं यही सोच रहा था रिएक्शन बैलेंस क्यों नहीं हो रही। देखो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन ऐड नहीं करना है, यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन ऐड की थी, जिंक कार्बोनेट में पहले से ऑक्सीजन है, जिंक कार्बोनेट में पहले से ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपको अलग से ऑक्सीजन शो नहीं करनी। ऑक्सीजन लिख दिया था ना हमने यहाँ पे O2, हालांकि रिएक्शन सही है लेकिन बैलेंस नहीं होगी, तो आप यही छोड़ दो इसको, ZnCO3, ये ऑक्सीजन इसमें आ चुकी है, इसमें पहले से ऑक्सीजन विद्यमान है, बस इसको गर्म करना है। हम किसी भी चीज को जलाते, गर्म करने का मतलब होता है जलाना, गर्म का मतलब जलाना, जलाने का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, इसमें पहले से ऑक्सीजन है, अलग से आपको कंबाइन करने की, ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, ZnOCO2। अब ये पहले से ही बैलेंस है, इस रिएक्शन को आपको अलग से बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन पहले से बैलेंस है। जिंक इधर 1, जिंक इधर 1, कार्बन इधर 1, कार्बन इधर 1, ऑक्सीजन 3 और 1 और 2 कितने हो गए 3, तो ये बन गया ZnCO3, ठीक है। अब क्या करोगे, नेक्स्ट फेज क्या है इसकी, बोलो, मैं नहीं करूंगा, धातु के ऑक्साइड आप सीखोगे ना, बता का रहा अपचयन, अपचयन करना है, धातु के ऑक्साइड का अपचयन, किसका अपचयन, ZnO का, इसकी तरह, ठीक है। तो ZnO+C, ZnO+C, तो क्या बना, Zn+ ये वाला प्रोसेस आ जाएगा CO। तो बताओ यहाँ पर शुद्ध जिंक प्राप्त हुई कि नहीं हुई, शुद्ध जिंक हो गई प्राप्त हो सर। ना। तो शुद्ध जिंक को प्राप्त करने के लिए हमने 2 तरीके लगाए, एक भर्जन वाला और एक निस्तारण वाला, एक भर्जन वाला और एक निस्तारण वाला। आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, और एक चीज मैं कान खोल के समझा दूं तुम्हें, जिसके दिमाग में ये चल रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, हम उसका वर्णन करके आ जाएंगे, तो ये पैंतराई हटा दिया आपकी बात। अब की बार आपको क्वेश्चन मिलेंगे MCQ, किसी को पता था इस चीज का, MCQ क्वेश्चन, और MCQ क्वेश्चन का मतलब है, हो सकता है आपके ऐसे पैटर्न हो जाए कि टोटल क्वेश्चन एबेसेड वाले आए, टोटल आपको पूरे पेपर में एबेसेड वाले क्वेश्चन, जैसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर पेपर आता है ना एबेसेड वाला, 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक पे टिक करना है, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं ना। आपको एक लाइन का क्वेश्चन मिलेगा, अति लघुरात्मक, लघुतरात्मक, खालिस्तान, सब पैटर्न हटा दिया, सिर्फ एक ही पैटर्न बच रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और वस्तुनिष्ठ का मतलब है MCQ, मल्टीपल काउंट, ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको चॉइस करना है, 4 ऑप्शन में से एक टिक करना है।
तो इसमें तो आपको बहुत माइनस पॉइंट है। माइनस पॉइंट का मतलब है आपको बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा। 4 एबेसड कैसे चुनोगे आप, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। पहले तो हम क्या करते थे, कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा ना तो उससे मिला जुला हम थोड़ा सा लिख के आ जाते थे कि टिप पे टिका दिया आपने थोड़ा, इसमें 4 ऑप्शन में। हाँ, इसमें प्लस पॉइंट ये भी है, क्या पता आपकी किस्मत है टिप्पा सही लग जाए तो लेकिन 50% टिप्पा सही लग सकता है तो 50% गलत भी तो लगेगा ना। इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बहुत बेहतरीन और बहुत डेप्थ में पढ़ाई करनी पड़ती है। क्योंकि अब क्वेश्चन को जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए, यहां से मैंने क्वेश्चन डाल दिया कि धातुओं के सल्फाइड अयस्क, धातुओं को सल्फाइड अयस्क से पृथक करने के लिए निम्नलिखित विधि का उपयोग किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन आ गया, धातुओं के सल्फाइड अयस्क से धातु को अलग करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर आपको नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, भर्जन, निस्तारण, अपचयन, ऑक्सीकरण। तो बताओ क्या टिक करोगे? भर्जन। भर्जन। ऐसे डेप्थ में आपको पढ़ना है, ठीक है। और जो ढंग से पढ़ेगा ना वही एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व कर पाएगा, ध्यान रखना। बाकी हर किसी की बस की बात नहीं है। आप जानते हो कंपटीशन इतना टफ क्यों है? आज कंपटीशन के एग्जाम लगते हैं टफ क्यों है? क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, वहां पर टिप्पे नहीं चलते। वहां पर सोचना पड़ता है कि 4 ऑप्शन है और एग्जामिनर जानबूझकर 4 ऑप्शन ऐसे डालता है, जानबूझकर, जो स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि चारों ही सही है। अब भयंकर तरीके से कंफ्यूज कि ये है कि ये है कि ये, कौन सा करूं मैं, इस तरीके से कंफ्यूज करेगा आपको। इसलिए हर चीज को आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज्यादा। मैं तो कह रहा हूँ एमसीक्यू पैटर्न बहुत अच्छा है, आपकी तैयारी हो जाएगी, आने वाले टाइम में आप हर एग्जाम को फेस कर सकते हो। इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगाओ, छोड़ो इन चीजों को, पढ़ाई में लगो। फालतू की बातें, बेकार की बातें, सब कुछ, ये सबसे मेन चीज है हमारा करियर, हमारी स्टडी, इस पर फोकस होना चाहिए स्टूडेंट का। बाकी हमें ध्यान ही नहीं देना किसी की तरफ, सब फालतू है। ये लो, ये तरीका है। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ढंग से आ गई ना? अब मुझे यहाँ से एक चीज और बतानी है, यहाँ से मुझे एक चीज बतानी है। पहले तुम बताओगे फिर मैं बताऊंगा। मध्यम क्रियाशील की, मैं क्वेश्चन बोलता जाऊंगा, आप आंसर देते जाओगे। मध्यम क्रियाशील धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस में। ठोस अवस्था में। ठोस ही होती है। मध्यम क्रियाशील धातु आप नीचे से निकाल रहे हो, कौन सी अवस्था में? सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क। सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क। सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में। सल्फाइड और कार्बोनेट। सल्फाइड को कौन सी विधि के द्वारा अलग किया? भर्जन। भर्जन विधि के द्वारा। कार्बोनेट को कौन सी विधि के द्वारा अलग किया? निस्तारण। जब आपने ये दोनों विधियां लगा दी, फिर आपको नेक्स्ट क्या मिलता है? धातु कार्बोनेट। धातु का ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड को आप कौन सी विधि के द्वारा अलग करोगे? बस यहीं तक पहुंचना था मुझे, तुम्हारे मुंह से मैं यही सुनना चाह रहा था, अपचयन। अब जो देखो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो ये है कि जरूरी नहीं हम धातुओं के ऑक्साइड को अपचयन से हटाएं, अपचयन के अलावा भी हम तरीका लगा सकते हैं। बस यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जरूरी नहीं, देखो यहाँ तक तो सेम चलेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जरूरी नहीं धातु के ऑक्साइड को हम अपचयन से हटाएं, धातु के ऑक्साइड को हम विस्थापन विधि के द्वारा भी हटा सकते हैं। कौन सी विधि के द्वारा हटा सकते हैं? विस्थापन विधि द्वारा। और विस्थापन विधि कौन सी होती है? अधिक क्रियाशील धातु के द्वारा कम क्रियाशील धातु को हटा देना। ट्रिक बताई थी ना करीना ने, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा सकती है। तो अपचयन के स्थान पर आप विस्थापन का भी यूज कर सकते हो। कैसे? कोई बोले करके दिखाओ, तो मैं बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ आपको ये चीजें बता सकता हूँ कि ये देखो अपचयन के अलावा, हालांकि इनमें अपचयन लगेगा, ये जो जिंक वाला मैटर मैंने उठाया ना, इसमें तो अपचयन ही काम करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मेथड है, और भी बहुत सारी ऐसी धातु हैं जिनको हम विस्थापन विधि के द्वारा भी पृथक कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल लूं मैं, MnO2 प्लस An, MnO2 प्लस An, ठीक है। अब ध्यान दो, MnO2 का कोई नाम बता सकता है मुझे? मैग्नीज ऑक्साइड। वापस बोलना। मैग्नीज ऑक्साइड। बस मैग्नीज ऑक्साइड नहीं,
मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन 2 लग रहे हैं ना यहाँ पे, हम बोलते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को, तो इसका नाम हो गया मैग्नीज ऑक्साइड। तो MnO था, ये है मैग्नीज ऑक्साइड। तो लेकिन ऑक्सीजन कितने लग रहे हैं? 2। और विज्ञान की जो गिनती होती है उसमें 2 को क्या बोलते हैं? डाई। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये भी आपको याद होना चाहिए, एग्जामिनर कोई सा भी क्वेश्चन उठा सकता है। निम्न में से MnO2 का नाम है, नीचे आपको 4 ऑप्शन, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ट्राइऑक्साइड, मैग्नीज टेट्राऑक्साइड। ये लोग कंफ्यूज, पता है ना कि डाई आएगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं ऐसे। तो मैग्नीज डाई ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? एल्यूमिनियम से। किससे हो रही है? एल्यूमिनियम से। अब देखो, हमें भर्जन और निस्तारण विधि लगाने की जरूरत नहीं है, हमें पहले से ही क्या मिला हुआ है। यहाँ पर जो आपको धातु की शुद्ध मैग्नीज धातु है, यहाँ पर आपको जो धातु की शुद्धि नजर आ रही है वो आपको सल्फर की अवस्था में दिख रही है क्या? नहीं। नो सर। यहाँ पर जो धातु की शुद्धि नजर आ रही है वो आपको कार्बोनेट की अवस्था में दिख रही है क्या? नो सर। तो यू विल वेरी नो, मतलब आप इसको अच्छी तरीके से जानते हो, अच्छे तरीके से इस चीज को समझते हो कि धातु का ऑक्साइड हमें ऑलरेडी मिला हुआ है। ये रहा धातु का ऑक्साइड। अब मैंने कहा था जरूरी नहीं धातु के ऑक्साइड को आप अब चेन से हटाओ यार, पढ़ने दो बच्चे। जरूरी नहीं धातु के ऑक्साइड को आप अब चेन से हटाओ, धातु के ऑक्साइड को आप और कौन सी विधि के द्वारा हटा सकते हो? बताओ। विस्थापन विधि के कौन द्वारा। सी विधि लगाओगे? विस्थापन। देखो विस्थापन कैसे? विस्थापन। विस्थापन का मतलब ये होता है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर सकती है? हटा सकती है। धातुओं का क्रियाशीलता मैंने बताया था, ट्रिक बताई थी ना, देखो ये रही, करीना ने कार मांगी, एल्टोजेन फरारी, सुन पटोदी भैया ने हंसकर कल्टी मारी, हे गर्ल आजा तुझे गोल्ड दिला दो। ये लो, ये ट्रिक तुम्हारे सामने है। सबसे अधिक क्रियाशील पोटाशियम है, सबसे कम क्रियाशील कौन है? गोल्ड है। यहां से इस लाइन में से उठा लो। अब एल्यूमिनियम कहाँ बैठा? ये बैठा एल्यूमिनियम, ये रहा एल्यूमिनियम। और मैग्नीज तो इसमें है ही नहीं, कम क्रियाशील है मैग्नीज, तो एल्यूमिनियम आराम से इसको धक्का मार सकता है। बताओ, एल्यूमिनियम मैग्नीज को हटा सकता है कि नहीं हटा सकता? यस सर, हटा सकता है। हटा सकता है। तो नेक्स्ट जो हटा सकता प्रोडक्ट है। बनेगा वो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा Al2O3 प्लस Mn। Mn को निकाल दिया ना बेचारे को साइड में। यस सर। Al2O3 प्लस O3 Mn। Mn इसको बैलेंस कर दो रिएक्शन को। Al2 यहाँ पर 2 लग रहा है तो एल्यूमिनियम कितने हो गए? 2 गए। इधर मैग्नीज 1 है, उधर मैग्नीज 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 3 है। 3। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है ना। तो यहाँ पर देखो आप क्या लगाओगे? 2, 3 दूनी 6। यहाँ पर आप क्या लगाओगे? 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर क्या लगाओगे? 4। और मैग्नीज के आगे क्या लगाओगे? 3।